हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो मेथड अब तक कंप्लीट कर ली है। हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करवाना चाहते हैं, एक तो हमने पब्लिक को ऑफर किया या फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स ऑफर कर दिए। पब्लिक को ऑफर करने के अंदर दो केसेस थे, हमने देख लिया था। एग्जिस्टिंग सॉरी का पब्लिक को ऑफर करने के अंदर दो केसेस थे, एक था आईपीओ, दूसरा था एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। उसके बाद में हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने हमारे शेयर इशू करवाए थे। उसके अंदर भी दो मेथड थी, एक तो हम राइट शेयर इशू करवाते थे या फिर हम बोनस शेयर इशू करवाते थे। अब थर्ड वाला सेगमेंट जिसके अंदर हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हमारी कंपनी के शेयर इशू करवाने वाले हैं। ये पर्टिकुलर चीज ना, आप देखो कंसेप्ट कितना भारी हो जा रहा है। हमारी कंपनी के नौकरों को हम हमारी कंपनी का मालिक, कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बनाने वाले हैं। तो उसके पीछे अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है? और उसके अंदर टोटल टोटल चार स्कीम्स आती है। एक है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उसके बाद में आएगा एम्प्लॉय शेयर परचेज स्कीम। इसके अलावा आएगा आपका स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम। और उसके बाद में आएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखोगे ना, चार मेथड्स के अंदर थोड़ा 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 फर्क है। ठीक है। अपन आज देखने वाले हैं ESOS स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसके अंदर हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हम ऑफर करने वाले, आप हमारी कंपनी के शेयर परचेज करो। ठीक है। सब में एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करे जाएंगे एक्सेप्ट ये स्टॉक अप्रिसिएशन राइट वाले के अंदर। ठीक है। तो अपन इसको इन डिटेल के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। क्या लॉजिक है, क्यों हमारी कंपनी क्यों इशू करवा रही है। पहली बात तो आप सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझो। हर कंपनी के टाइम पे क्या हो जाता है, हर कंपनी के साथ में एक प्रॉब्लम जो बहुत यूजुअली फेस करने को रहती है, वो रहता है कि हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, उन्हें वेल इक्विप्ड करते हैं। थोड़े टाइम के बाद में वो काम सीख के दूसरी कंपनी के अंदर चले जाता, बिकॉज वहां पे उसको ज्यादा हाइक मिल रही है, ज्यादा सैलरी मिल रही है बोल के। अब कंपनी के लिए ये पोजीशन बहुत खराब होना चालू हो जाती है, बिकॉज कंपनी का ना वो ट्रेनिंग पीरियड पे और इनिशियल टाइम पीरियड पे जब तक एम्प्लॉयज को सीखते नहीं है, तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करते हैं फॉर डूइंग ट्रेनिंग। हाँ, फॉर मेकिंग ट्रेनिंग, इसके ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा खर्चा कर चुकी होती है। और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, थोड़ा टाइम काम सीखते हैं, काम सीखने टाइम तक कंपनी में रहते हैं, एक बार काम सीख गया फिर नवे कंपनी के अंदर चले जाते हैं। ये जनरली ऐसा वाला ट्रेंड ना आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को हम बहुत सारा काम सिखाते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर बहुत अर्ली, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि 1990s के आसपास में ना ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चलना चालू हो गया। वो टाइम पे फिर कंपनीज लाइक इन्फोसिस, इन्होंने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ना वो हमारी कंपनी के खुद के शेयर्स ऑफर करना चालू कर दिए, विथ वन कंडीशन, अगर आगे चलने वाले आप और 4 साल, 5 साल, 3 साल अगर आप हमारी कंपनी के अंदर रहे, तो हम आपको एक कंसेशनल रेट पे हमारी कंपनी के शेयर इशू करने वाले हैं, विथ वन कंडीशन इन माइंड कि आप हमारी कंपनी को और 3 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे। ये कंडीशन के साथ में हमारी कंपनी के शेयर्स उनको बहुत रीजनेबल वैल्यू के अंदर, मतलब नॉट एट मार्केट वैल्यू, हम उन्हें हमारी कंपनी के शेयर ऑफर करने वाले हैं, और बहुत कम प्राइस पे ऑफर करने वाले हैं। हाँ, ये लॉजिक के साथ में हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करवाते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर भी ना एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं, तो हमको ना इक्विटी शेयर होल्डर का भी ना स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद में हम उन्हें कंपनी के इक्विटी शेयर इशू करवाते हैं, किसको, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। आज शेयर इशू नहीं होते, आज सिर्फ उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के अंदर और 3 साल तक अगर रहोगे, तो हम आपको हमारी कंपनी के शेयर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करने वाले हैं। ये ऑप्शन है आपको लेने का, तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं, लेकिन आपको हमको आज ही बताना पड़ेगा कि आगे और 3 साल तक आप हमारी कंपनी के साथ में रहने वाले हो। सीए इंटरमीडिएट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज आपको सीए इंटरमीडिएट के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए, सबसे पहले आपको मैं पहली स्कीम चालू करता हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर कंपनी खुद के या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी, ओहो हो, मैं बाजू में अड़ गया, 2 मिनट रुको। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर कंपनी खुद या उसकी होल्डिंग कंपनी के या उसकी सब्सिडरी कंपनी के कोई ऑफिसर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और परमानेंट एम्प्लॉयज को ना कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है। तो ईएसओएस स्कीम्स के अंदर कंपनी के या उसकी सब्सिडरी कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉयज होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे या ऑफिसर्स होंगे, हाँ, इन्हें कंपनी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स ऑफर करने का वादा करती है। इसको बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या बोला जाता है इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये मेथड बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब ये बहुत जनरली कॉमनली मेथड यूज की जाती है, जिसके अंदर हमारी कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी आर ऑफर द बेनिफिट्स, मतलब उन्हें और राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ईएसओएस के अंदर कंपनी खुद के एम्प्लॉयज को, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को या सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को या परमानेंट ऑफिसर्स को
शेयर्स ऑफर करती है या राइट ऑफर करती है फॉर परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, आज के 3 साल के बाद में, लाइक अभी 2022 चालू है, 2022 के 3 साल के बाद 2025 तक अगर आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर सॉरी आप हमारी कंपनी के अगर एम्प्लॉय बन के रहे, तो वो टाइम पे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या प्राइस चालू है, हम आपको हमारी कंपनी का 100 रुपए में शेयर्स ऑफर करवाएंगे। वो टाइम पे कितनी भी प्राइस रहने दो, कोई टेंशन मत लो। पॉइंट समझा क्या? तो अंडर दी स्कीम परमानेंट एम्प्लॉइज, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आर ऑफर द राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ESOS encourages the employees to feel proud to be the owner। ये एम्प्लॉइज को ओनर बनने के उनको प्राउड फील करवाती है ऑफ द कंपनी फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स एज इट कैन रिटेन द गुड एम्प्लॉइज। इसकी वजह से कंपनी को भी एडवांटेज है और एम्प्लॉइज को भी एडवांटेज है। तो ये आप देखोगे ना, डबल एज स्वॉर्ड के जैसा काम करती है, ऐसा दो धारी तलवार के जैसा काम कर रही है, जिसके अंदर एम्प्लॉइज का भी बेनिफिट है, एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी के शेयर ऑफर मिल रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाता है, कंपनी का अगर मार्केट में जाके एम्प्लॉइज अगर शेयर परचेस करेंगे तो उनको ज्यादा प्राइस पे शेयर परचेस करने पड़ेंगे, कंपनी उनको थोड़े कम प्राइस पे अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करने वाली है। एम्प्लॉय कंपनी के लिए क्या अच्छा है, कंपनी वो एम्प्लॉयज को इस लॉलीपॉप के थ्रू लॉलीपॉप की बोल रहा हूं मैं इसको, इसके तरीके से वो हमारी कंपनी के अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करने में मदद कर देती है। क्यों? अगर 3 साल तक वो हमारी कंपनी के अंदर रहेंगे तो हम उन्हें डिस्काउंटेड वैल्यू पे शेयर्स ऑफर करने वाले हैं। तो ESOS स्कीम इसके बारे में है। अब कंपनी से क्या प्रोविजन बताती है फॉर इश्यू ऑफ ESOS। तो पहला पॉइंट जो आता है ESOS के अंदर है, कंपनी कोई भी एम्प्लॉइज को ही अपने शेयर्स ऑफर करेंगी। मतलब ये वाली स्कीम्स के अंदर ना आम जनता को शेयर्स ऑफर नहीं किए जाते, कंपनी सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी तो सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, परमानेंट एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को या ऑफिसर को शेयर ऑफर करते हैं। सेकेंडली, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स कंपनी के जो एम्प्लॉइज रहते हैं, इन्हें शेयर इशू करने के बाद में मतलब इनको मिनिमम 1 साल तक तो भी कंपनी के अंदर सर्व करना पड़ेगा। उसको बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है कि कंपनी को हमने एम्प्लॉइज को हमने मिनिमम 1 साल तक का तो भी कंडीशन लगाने को ना, कि आपको मिनिमम 1 साल तो भी हमारी कंपनी के अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, आप ये वाले इशू के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही शेयर्स ऑफर करने वाले हैं। सेकंड, उनको मिनिमम 1 साल तक तो भी कंपनी के अंदर सर्व करना पड़ेगा, वो दूसरी कंडीशन है। थर्ड है, आपको शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का आपको स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर इशूइंग ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उसके अंदर आपको शेयर इशू करने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। थर्ड होता है, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर शेयर परचेस करने के बाद में वो पर्टिकुलर शेयर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता मिनिमम 1 साल के लिए। ये कंडीशन हर केसेस के अंदर रहती है, डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच में एम्प्लॉयज और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट क्या है। वो कोई भी कंपनी के जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो अपने शेयर को ना किसी को और पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उसको प्लेज करवा सकते हैं, ना हाइपोथिकेट करवा सकते हैं। पॉइंट समझा आपको? यस। फिफ्थ पॉइंट आता है, अब ये एम्प्लॉयज को ना बच्चा सिर्फ इनको शेयर परचेस करने का अधिकार मिलता है 3 साल के पास तक। अगर हमारी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर रहेंगे तब जाके हम कंपनी को उनको शेयर्स देने वाले हैं। तो आज की तारीख में 2022 में इनके पास में सिर्फ शेयर परचेस करने का अधिकार आया, शेयर्स नहीं आए। शेयर्स मिलने वाले 2025 में, जब तक वो हमारे पास में 3 साल तक अगर अच्छे तरीके से रहेंगे, काम करेंगे, सब कुछ रहेगा, तभी जाके हमारी कंपनी के उनको शेयर्स ऑफर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सालों में ना ही उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, ना ही उन्हें कोई डिविडेंड मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज उनको शेयर्स ऑफर नहीं कर रहे, अपन उनको सिर्फ राइट्स दे रहे हैं फॉर परचेसिंग द शेयर्स इन द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ना ही वोटिंग राइट मिलता है, ना ही डिविडेंड मिलता है। कब तक नहीं मिलता है? जब तक वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन जाते। शेयर होल्डर कब बनते हैं? जब वो उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद में ही वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और उनको वोटिंग राइट भी मिल जाएगा और डिविडेंड के अंदर भी अधिकार मिल जाएगा। कभी भी जो शेयर्स ऑफर करेंगे अपन उनको, सपोजिंगली हमने हमारे कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और वहां पे शेयर की मार्केट प्राइस है 1000 रुपए, तो एम्प्लॉयज को हम जो शेयर्स ऑफर करेंगे ना, वो 1000 रुपए से कम वैल्यू पे करेंगे। अब वो कम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, हाँ, ये कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज खुद मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस हमने रखना चाहिए। पॉइंट समझे आपको? यस। लेकिन वो कभी भी प्राइस मार्केट वैल्यू, आज की जितनी मार्केट प्राइस है उससे कम ही रहेंगी।
एम्प्लॉयज वो पर्टिकुलर शेयर को, अपने ऑप्शन को किसी दूसरे पर्सन को भी अपना वो ऑप्शन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, मैं एक आधा एग्जांपल दूं तो आपको, सपोजिंगली कंपनी ने टोटल 3 साल तक अगर कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर रहता है तो हम उसे शेयर ऑफर करेंगे। ये ऑप्शन दिया गया था सारे के सारे एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को। अब बिटवीन वो 3 साल आदमी ने, वो कोई पर्सन ने, वो 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद में वो पर्टिकुलर अधिकार किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। हम चाहते हैं वो ही एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर रहे। अब वो ऑप्शन किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देगा तो उसका तो ऑप्शन ट्रांसफर हो गया, अब वो किसी दूसरे पर्सन के पास में ऑप्शन चलेगा और वो पर्सन हमारे पास में शेयर परचेस आएगा। ऐसा नहीं है। हम ये पर्टिकुलर शेयर सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज को ही इशू करने वाले हैं, ऐसा मेन कंडीशन थी। अब उसने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया, भले किसी दूसरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, उससे तो हमको तो लॉस है ना, बिकॉज ये एम्प्लॉयज अपने शेयर ट्रांसफर करके, अपना ऑप्शन ट्रांसफर करके किसी दूसरी कंपनी में फिर चले जाएगा। फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो एम्प्लॉय को पकड़ के रखने का, वो ऑब्जेक्टिव तो खत्म ही हो जाएगा। पॉइंट समझा क्या? तो यस, एम्प्लॉयज कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन। कभी भी कोई भी एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर ऑप्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ठीक है। और आखिर में आता है कंपनी का एक कंपेंसेशन कमेटी को सेटअप करना पड़ता है। कंपेंसेशन कमेटी क्या रहती है? कंपेंसेशन कमेटी ये पूरी के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते रहती है कि हमारी कंपनी के अंदर हम कैसे कैसे शेयर्स को अलॉट करेंगे, कितने एम्प्लॉइज वो पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अंदर सेबी की गाइडलाइंस भी रहती है, हमने सारी की सारी सेबी की गाइडलाइंस को भी फुलफिल करना पड़ता है। तो कंपनी चाहे तो उसके कंपेंसेशन कमेटी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है। इन नटशेल वापस हम एक बार का रिकॉल करते हैं और मैं वापस आ जाता हूं। पहला प्रोविजन आता है, अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। तो दो तरीकों से हम कंपनी के शेयर होल्डर्स को, सॉरी, कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर्स ऑफर करवा सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर कर देंगे, या फिर हम एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे और हम वो पर्टिकुलर शेयर्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को ऑफर करेंगे और वो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट फिर आगे जाके वो एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करेंगे। तो दो तरीके, एक तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय मींस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। सेकंड पॉइंट आता है कि एक बार हमारी कंपनी के अंदर हमने एम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करने की वादा किया तो उसको एटलीस्ट मिनिमम 1 साल तक का तो भी हमने एम्प्लॉयज को रुकाना चाहिए हमारी कंपनी के अंदर। मतलब क्या बोल रहे हो कि एम्प्लॉयज को आप जब शेयर ऑफर कर रहे हो तो शेयर ऑफर करने के बाद में, वो ऑप्शन ऑफर करने के बाद में उसको एटलीस्ट 1 साल तक तो भी कंपनी के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन लगाना चाहिए आपने ESOS के अंदर। कंपनी जनरली 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल तो भी कंपनी जनरली कंडीशन लगाती है कि आपको मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 2 साल का या 3 साल का या 1 साल तक तो कंपनी को सर्व करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव है कि हमको एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखने का है। थर्ड, The company has to get the approval of shareholder through special resolution to issue ESOS. कंपनी को शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा। थर्ड है, यूजुअली a company will specify a lock-in period, that is period during which the employee cannot sell his share. The lock-in period is minimum 1 year between the grant of option and vesting. ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि आप जब भी कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करने वाले हो, उनको शेयर ऑफर करने के बाद में वो कभी भी अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हर एम्प्लॉयज, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि हर एम्प्लॉय के पास में शेयर आने के बाद में मिनिमम उसको 1 साल तक तो भी कंपनी के शेयर्स को खुद होल्ड करके रखना पड़ेगा, वो किसी दूसरे पर्सन को वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, द शेयर इशूड अंडर द स्कीम डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉइज बायस द शेयर। तो उन्होंने क्या बोला, जब अपन स्टार्टिंग में उनको ना सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था, उनको ना 2 साल तक या 3 साल तक, 2022 में सिर्फ ऑप्शन मिला, उन्हें शेयर नहीं मिला। 2025 में उन्हें शेयर मिलेगा और 2025 के बाद में वो अगर शेयर किसी और पर्सन को वो मतलब बेचना चाहे तो वो बेच पाते हैं और उन्हें सारे का सारा जो रेगुलर इक्विटी शेयर होल्डर को राइट मिलता है, डिविडेंड मिलने का, वोटिंग करने का, ये सारे का सारा अधिकार उनको जब शेयर्स मिल जाएंगे ना उसके बाद में ये सारे के सारे अधिकार मिलेंगे, उसके पहले ये अधिकार नहीं मिलेगा। द शेयर इशूड अंडर दिस स्कीम डू नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। जो भी प्राइस पे अपन शेयर्स मार्केट में चालू है वो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे हम शेयर्स को ऑफर करवाते हैं। द एम्प्लॉइज कैन नॉट ट्रांसफर इस ऑप्शन, पहले उन्होंने बोला था शेयर ट्रांसफर नहीं करा सकते, इन्होंने बोला उन्होंने भी ऑप्शन ट्रांसफर नहीं करा सकते टू एनी अदर पर्सन, नॉर कैन ही प्लेज मॉर्गेज द शेयर इशूड अंडर ESOS। जो भी उसको शेयर्स का ऑप्शन मिल रहा है, एम्प्लॉय जो भी ऑप्शन मिल रहा है शेयर रिसीव करने का, उसके पास में अधिकार आ जाएगा, राइट आ जाएगा। वही अधिकार को किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो किसी पास में लोन मतलब मॉर्गेज गिरवी नहीं रखवा सकता और उसके बदले में लोन नहीं ले सकता, या ऐसी कोई भी चीज प्लेज नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी चीज हरकत नहीं कर सकता
जिसका मतलब अल्टीमेटली क्या चाहते हैं वो, हमारे शेयर्स को सिर्फ एम्प्लॉयज ने खुद ने, वो ऑप्शन को एम्प्लॉयज ने खुद ने ही होल्ड करके रखना चाहिए, वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। कंपनी हैव टू सेटअप अ कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ईएसओएस। हर कंपनी को इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि उसको एक कंपेंसेशन कमिटी को सेटअप करना पड़ेगा ये पूरी की पूरी स्कीम को मैनेज करने के लिए। और कंपनी को प्रोविजन सेबी की जो गाइडलाइंस रहती है, रेगुलेशंस रहती है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, सेबी की रेगुलेशन 2014 वाली, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरली टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के लिए ना रूल्स और रेगुलेशन बनाती रहती है, तो हर कंपनी को मैंडेटरी कंडीशन है कि उसको सेबी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वापस एक बार अपन पूरे के पूरे पॉइंट को देखते पहला इन्होंने पॉइंट क्या बोला था, 2 मिनट पानी। यस, तो पहला पॉइंट क्या था, हर कंपनी को पहले या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को अपन शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू अपन सामने वाले को एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करवा सकते हैं। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड उसका 1 साल का रहना चाहिए। वेस्टिंग पीरियड का मतलब आप क्लियर समझ लो कि शेयर्स का ऑप्शन ग्रांट करने के बाद में कि आपके पास में शेयर को परचेस करने का अधिकार है, वो अधिकार को वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, मिनिमम उन दोनों के बीच में, मतलब शेयर परचेस करने का अधिकार कब उनके पास में आ जाएगा। एक रहता है कंपनी सिर्फ ऑप्शन दे रही है, और ऑप्शन को वो कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बीच में का टाइमिंग 1 साल का रहना चाहिए। 1 साल तक का मतलब आपको कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा, ये मिनिमम कंडीशन तो रखना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट दे सकते हैं या एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू दे सकते हैं। वेस्टिंग पीरियड आपने 1 साल का तक तो भी रखना ही चाहिए। आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर का अप्रूवल बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हर शेयर को उनको अलॉटमेंट होने के बाद भी उसके अंदर एक लॉक इन पीरियड लग जाता है। ठीक है, तो हमने टोटल 4 पॉइंट देखे, वेलफेयर ट्रस्ट, वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, लॉक इन पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 साल का तो भी आपको लॉक इन पीरियड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी के शेयर होल्डर एम्प्लॉयज को जब तक वो शेयर अलॉट नहीं हो जाते, अभी तो देखो अलॉटमेंट होने वाले 2025 के अंदर, जब तक उनको शेयर अलॉट नहीं हो जाते तब तक ना ही उन्हें डिविडेंड का राइट मिलेगा, ना ही बोनस का राइट मिलेगा। वो कभी भी शेयर प्राइस जो ऑफर करने वाले हैं वो प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस ही रहनी चाहिए जो शेयर प्राइस ऑफर करे जा रहे हैं। नहीं तो मार्केट में चालू है 100 रुपए में, अपन इनको बोले तुम्हारे पास में अधिकार, तुम 200 रुपए में खरीद सकते। अरे पागल है, काय को खरीदेंगे वो, जब मार्केट में उनको 100 रुपए में सेम कंपनी का शेयर मिल रहा, उसके अंदर के साथ में कोई कंडीशन भी अटैच नहीं है, तो वो काय को 200 में खरीदेगा। पॉइंट समझा क्या? यस, उनको शेयर ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं रहता है, ना ही वो किसी पास में मॉर्गेज रख सकते हैं। वो पर्टिकुलर शेयर को बाय करने का जो अधिकार है वो किसी और पर्सन के पास में मॉर्गेज भी नहीं करवा सकते हैं। कंपनी को कंपल्सरीली कंपेंसेशन कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी ईएसओएस को मैनेज करने के लिए, और सेबी की गाइडलाइंस को, रेगुलेशन 2014 की जो रेगुलेशन है, सेबी रेगुलेशन 2014, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट को फॉलो करना पड़ेगा। एकदम क्लियर हुआ आपके माइंड में? यस, चलिए यहाँ पे करते लेक्चर को एंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्कीम के अंदर जो रहेंगे एम्प्लॉय शेयर परचेस स्कीम। ठीक है, वो भी एकदम सिंपल सी स्कीम है जिसको अपन एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करने वाले, डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करने वाले, और उनकी पगार में से अपन कुछ तो भी अमाउंट काटने वाले हैं। ठीक है, सेबी की कंपनी से क्या क्या प्रोविजन है और इशूइंग ईएसपीएस स्कीम, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।